आज हमारे साथ डॉक्टर मुगला हैं जो चंडीगढ़ से हैं। इनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में। इन्होंने बहुत ही पेशेंट्स को ठीक किया है अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ, और ये यहाँ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ के। हम इनके साथ कुछ अभी बातचीत करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, लंग हेल्थ के बारे में, एस्थमा के बारे में और जनरल हेल्थ के बारे में। डॉक्टर मुगला, आप ये बताएंगे आजकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं और इतना एस्थमा क्यों बढ़ रहा है, और एस्थमा इतना डेंजरस क्यों है? सर, सबसे बड़ा जो कारण है पोल्यूशन है। हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। अब हर किसी के पास अपना पर्सनल व्हीकल है, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग, है ना। जो स्मोक उसका निकलता है वो हम इनहेल करते हैं, उसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं उनमें से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं जो हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, स्पेशली लंग्स को। उससे हमारी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कम होती है, हमारे ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, उसी से हमें अस्थमा होता है ना। सेकंड, हमारा लाइफस्टाइल। आजकल सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, हर कोई अपने काम में बिजी है। दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। इवन किड्स, पहले क्या होता था, हम मार्केट जाके थोड़ी शॉपिंग करते थे, हमारा थोड़ा वर्कआउट हो जाता था, हम वॉक कर लेते थे। पर आजकल की जो जनरेशन है, ब्लिंकिट, स्विगी, सब उससे ऑर्डर करते हैं। तो उनका जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, उससे उनकी इम्यूनिटी लो हो रही है। इम्यूनिटी लो होने से दे आर मोर प्रोन टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। थर्ड, स्ट्रेस। एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। टुडे इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। किड्स को अपने कॉम्पिटिटिव क्रैक करके कहीं जाना है, प्रोफेशनल कॉलेज में। जो बड़े लोग हैं उनको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। स्ट्रेस जो है वो वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को न्योता देता है। फोर्थ हो स्मोकिंग। जो अडल्ट्स हैं स्मोक करते हैं, वो खुद को तो अपने आप को करते ही हैं प्रोन टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, पर सराउंडिंग्स में भी जो स्मोक फैलता है, उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी 10% इनहेल करके दे आर मोर प्रोन टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। फिफ्थ इज़ एलर्जीज। एलर्जीज कैसे है? पोलन ग्रेन्स आते हैं हार्वेस्ट सीजन में, दैट इज़ कॉल्ड हे फीवर। तो किड्स आर स्पेशली प्रोन टू पोलन ग्रेन्स। तो एस्थमेटिक अटैक्स मोस्टली मार्च टू अप्रैल सीज़न में आते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो वीट एलर्जी से भी हैं एलर्जिक, उनको भी प्रॉब्लम आती है इस वजह से। जब वीट इनटेक करते हैं उनके रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज आ जाते हैं। फिर हम उनको ग्लूटेन फ्री डाइट एडवाइस करते हैं। दीज आर द मेजर रीजन्स, है ना। सेकंड जो आपका पॉइंट है कि एस्थमा डेंजरस क्यों है, इससे क्या है कि एस्थमा में होता क्या है, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स क्या चीज़ है जहाँ से हम इनहेल करते हैं, हम एयर अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब नैरो हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो हमें ऑक्सीजन अंदर जानी कम हो जाती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में मुश्किल होती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट करके वो चिपकने लग जाते हैं। तो पेशेंट्स खुद सांस ही नहीं ले पाते, उनको इन्हेलर्स की जैसे एलोपैथिक वाले एडवाइस करते हैं, हेल्प लेनी पड़ती है। तो करते करते उनके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, लंग्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तभी हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा इसका प्रॉब्लम हो रहा है कि एवरी ईयर 3 lakhs डेथ्स एस्थमा से होती है। तो इट शुड बी टेकन सीरियसली। स्टार्टिंग में कि नहीं अभी तो बहुत माइल्ड है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहते टू निप द ईवल इन द बड। किसी भी चीज़ को शुरू में ही दबा देना चाहिए। तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में ही अपने फिजिशियन के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ कि हमें ब्रेथलेसनेस हो रही है। पता कैसे चलता है? जैसे कि चल रहे हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फीमेल्स कहती हैं हम घर के जो हाउस होल्ड कोर्स हैं वो करते हैं, उससे हमें सांस चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ने से सांस चढ़ता है ना। तो कभी भी ऐसा लगता है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। मेरा दूसरा सवाल यही है कि एस्थमा के लक्षण क्या हैं? जैसे आपने बताया, इसको थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं कि जैसे एक आम आदमी है, उसको कब पता चल सकता है कि मैं अब से अपनी लंग हेल्थ की आज से ध्यान रखना शुरू करूं? ये नहीं कि मुझे एस्थमा हो जाए और मैं सांस ना ले पाऊं, तब मैं जाके उसको डॉक्टर के पास जाऊं देखूं। पर पहले दिन से मैं अपनी लंग हेल्थ के लिए क्या कर सकता हूं, और कैसे मुझे पता चल सकता है कि मेरी लंग हेल्थ अभी ठीक नहीं है? हाँ, कैसे पता चल सकता है? पहले जैसे थोड़ा सा चलने पे सांस फूलने लगता है, टायर्ड फील होता है, फटीग आने लगता है ना। तो इसमें उसको लगता है कि मेरे को या तो ब्लड टेस्ट के लिए जाना चाहिए, या फिर मेरे को अपना लंग्स का एग्जामिनेशन कराना चाहिए थ्रू एक्सरे।
तो मेन जो सबसे मेजर जो सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस जब होती है तो सबसे पहले वो एक अलार्मिंग साइन है। हम ये समझें कि जैसे आपको कोई भी काम कर रहे हो, आप थकने लग जाओ जल्दी, पहले से ज़्यादा, आप थोड़ा सा चले आपकी सांस फूल गई, आपने एक सीढ़ी चढ़ी, आपने एक फ्लोर चढ़ा और आपकी सांस फूल गई, या आप घर के छोटे मोटे अगर कोई लेडीज़ काम कर रही है उनकी सांस फूल रही है, तो ये पहला सिम्टम है। उनको समझ आना चाहिए कि दिस इज़ अ राइट टाइम टू टेक केयर ऑफ देयर लंग्स एंड देयर ब्रीदिंग ऑर्डर। डॉक्टर मोगला, हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग इनहेलर्स यूज़ करते हैं और दिन में 2-2 बार भी करते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिनको मैं देखता हूँ एस्थमा है, वो इनहेलर लेके घूमते हैं, उनके पॉकेट में या लेडीज़ के पर्स में इनहेलर होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये ठीक है, या फिर अगर साइड इफेक्ट है तो इनहेलर के क्या साइड इफेक्ट्स? एक्चुअली इनहेलर्स आर अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट। पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, 1 या 2 पफ लिए उनकी ब्रीदिंग ईजी हो जाती है। बेसिकली ये क्या होते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, पेशेंट को लगता है हम ठीक हैं, पर इट्स नॉट द राइट ट्रीटमेंट, है ना। इट्स अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट। Moreover, inhalers has many side effects. They are filled with steroids, है ना। Steroids are not good for our kidneys, liver. तो डेफिनेटली पेशेंट्स को इनहेलर्स पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, बहुत इमरजेंसी है, कोई सीवियर एस्थमेटिक अटैक आया, देन डेफिनेटली दे कैन यूज़ द इनहेलर्स। अगर हम रूट कॉज ठीक करना चाहते हैं, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं कि पेशेंट 100% क्योर हो जाए, जब उसको इनहेलर्स की डेली ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए उसको आयुर्वेदा में शिफ्ट होना चाहिए। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स दैट आर मेंशन इन चरक संहिता। फॉर एग्जाम्पल वसाखा इज़ अ वेरी गुड ब्रोंकोडाइलेटर, म्यूकोलिटिक। जब एस्थमा में ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो इसका यूज़ करने से एकदम पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। ऑसिमम सेंटम है, तुलसी है, कंठकारी है, देयर मोलेट्ठी है ना, नंबर ऑफ प्लांट्स आर देयर। तो डेफिनेटली वी शुड शिफ्ट द पेशेंट टू आयुर्वेदा। मैम, हमने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इनहेलर देते हैं। 7 साल का बच्चा हो, 9 साल का हो, 11 साल का हो, तो वो बच्चे एक दिन में एक बार, कई दिन में 2 बार भी इनहेलर हैं, बहुत रेगुलर हैं, और पेरेंट्स भी बहुत नॉर्मल हैं इसको लेके। इनहेलर्स आर नॉट सो सेफ, दे आर फिल्ड विद स्टीरॉइड्स। अभी बच्चे हैं, किड्स हैं, इतनी कम एज से, यंग एज से अगर वो स्टीरॉइड्स लेते हैं तो जब तक उन्होंने ग्रो करना है, ओल्ड एज में आना है, तो उनके जो ऑर्गन्स हैं उन पे अफेक्ट आएगा। उनके जो लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, डेफिनेटली वो और ज़्यादा वीक हो जाएंगे, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। पेरेंट्स को ये मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको इनहेलर्स एज़ फार एज़ पॉसिबल नहीं देने चाहिए, सिर्फ एमरजेंसी में ही देने चाहिए। तो अगर हाँ डेफिनेटली उनको कुछ क्योर करना है, कैसे ठीक करना है, पेशेंट कैसे ठीक हो, तो उसके लिए उनको आयुर्वेदा की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ डिकॉक्शंस इन आयुर्वेदा, लॉट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। डेफिनेटली इट्स अ गुड थेरेपी, दे शुड शिफ्ट देयर किड्स, देयर चिल्ड्रन टू आयुर्वेदा।